हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज जो हमारा नया यूनिट है, यूनिट 4 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें सब यूनिट की बात करें, इंपॉर्टेंट्स रोल्स एंड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसी ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, टर्शरी, कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल्स, और थर्ड सब यूनिट की बात करें, बजट फॉर्मुलेशंस एंड एग्जीक्यूशंस। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस रोल क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसमें ये कह सकते हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ बैकबोन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरिंग स्टेट गवर्नमेंट्स रिसोर्स are raised, allocated and spent efficiently to achieve public goals. Without sound financial management, policy and program cannot be implemented effectively. ठीक है। Things of financial administration's engine force of shifts its power to entire journey, guiding government decisions, फाइनेंशियल, उसके बाद फिजिकल डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें ये कह सकते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है कि कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक ग्रो करते हैं, एक रिसोर्स बनाते हैं जिससे गवर्नमेंट का बेनिफिट हो, जिसे हम कह सकते हैं पॉलिसी होती है, प्रोग्राम होती है जो इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। तो अगर उसके बाद हम बात करें कि क्या क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले ज़रूरत होती है रिसोर्स की, होती है कि रिसोर्स क्या है, ज़रिया क्या। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, गवर्नमेंट नीड्स फंड टू डिलीवर सर्विस, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर पॉपुलर्स। इसमें ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को किस चीज़ की ज़रूरत है कि पॉपुलर होना चाहिए, और उसके बाद प्रॉपर कलेक्शन होनी चाहिए, रेवेन्यू की होनी चाहिए, जिसमें हम टैक्स, फीस और बोरिंग की बात हो रही है। उसमें क्या होती है, बजट की प्लानिंग होती है कि कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, कैसे रिसोर्स के ऊपर काम करते हैं, डिपार्टमेंट क्या हेल्प करता है, फिर पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल बताता है, कंट्रोल एक्सपेंडिचर की, कैसे हम उसका एक्सपेंडिचर पे ऊपर जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उसके ऊपर कैसे हम काम करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, फाइनेंशियल रोल्स की बात हो रही है। ठीक। उसके बाद हम बोल सकते हैं इंश्योरेंस अकाउंटेबिलिटी की बात करें, तो इसमें ये कह सकते हैं मेंटेन ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी, जिसमें क्या ट्रांसपेरेंसी होती है कि कैसे ट्रांसपेरेंट होगा, कैसे उसके ऊपर काम होगा, कैसे अकाउंटेबिलिटी होगी, पब्लिक स्पेंडिंग होगा, उसके बाद बिल्डिंग ट्रस्ट होगा। उसमें हम ये कह सकते हैं कि बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजनशिप की बात हो रही थी। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रमोशन की बात हो रही थी, प्रमोशंस एफिशिएंसी की बात है। इसमें ये कह सकते हैं फैसिलिटी ऑप्टिमल स्केर्स यूज ऑफ प्रायोरिटाइजेशन से, मतलब ये कह सकते हैं कैसे हम प्रमोशन वगैरह कर सकते हैं, कैसे हम उसको बेनिफिट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें ये कह सकते हैं सपोर्ट होनी चाहिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, कैसे हम स्टेबिलिटी को करेंगे इकोनॉमिक के बेस पे। ठीक है। तो ये कह सकते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि पैसों के लिए कैसे, मतलब एक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाएगी, कैसे उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेगी, रिसोर्स क्या होंगे, बजट कैसे प्लान करेगा, कंट्रोल उसके ऊपर कैसे करेगा, इंश्योरिंग कैसे करेगा, प्रमोशन वगैरह कैसे देगा, उसके बाद सपोर्टिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे होगी। ठीक है। तो उसके बाद हमने ये चीज़ पढ़ ली। तो इसमें ये फाइनेंशियल क्या हो गया, फोरकास्टिंग होती है, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो इसमें आप एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। तो इसमें यही कहा गया था, स्टेट गवर्नमेंट क्या आ रही थी, प्लानिंग कर रही थी किसी फंड, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर की। ठीक है। उसके बाद बजट प्रिपरेशन की बात करें तो उसमें यही कहा गया था कि प्रिपेयरिंग होनी चाहिए एनुअल बजट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें यूनियंस बजट्स प्रेजेंटेशंस बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि फंड्स कैसे एलोकेट होगा, कैसे उसके ऊपर किया जाता है। उसमें ये कहा गया था कि डिस्ट्रीब्यूटिंग होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए, डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट्स जो फंड्स एलोकेट होता है फॉर रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करें तो उसके बाद आप कह सकते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल हो गया कि कैसे उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल के लिए सीएजी जो थी वो चेक गवर्नमेंट करती है कि स्पेंडिंग कैसे एक्यूरेसी हो रही है। ठीक है। फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता था कि कैसे उसके ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके बाद जीएसटी कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करता था। उसके बाद ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी कि इंश्योर कर रहा था पब्लिक फंड्स जो है यूजेबल होने चाहिए। उसके बाद पार्लियामेंट कमेटी जो थी वो क्या कर रही थी, रिव्यू की कर रही थी गवर्नमेंट अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंस अकाउंटेबिलिटी या फाइनेंस प्लानिंग जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स आप ऐसे कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पैसा उठाओ, प्लान बनाओ, खर्च संभालो, ऑडिट करवाओ और फिर पब्लिक
को जवाब दो। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट कोटेशन की बात कर सकते हैं, FW रिक्स ने कहा था फाइनेंस इज़ द लाइफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट जो थी वो क्या कर रही थी कि डेवलपमेंट इफेक्टिवनेस किसने कहा था, वर्ल्ड बैंक ने कहा था। और उसके बाद एक गवर्नमेंट विदाउट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक बॉडी विदाउट अ हार्ट। ठीक है, ये किसी अननोन ने कहा था, तो इसकी आप ये कोटेशन वगैरह याद कर सकते हैं, मे बी एग्ज़ाम में आ जाए। तो उसके बाद हम फ्लो चार्ट की बात कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं जिसमें रेवेन्यू की बात हो रही है, बजट की बात हो रही है, फंड्स को कैसे करना है, एक्सपेंडिचर कंट्रोल की होगी, उसके बाद एडिट हो गया, फिर उसके बाद फीडबैक और एडजस्टमेंट। तो ये सजेशन बुक्स हैं, आप ये देख सकते हैं। जो फर्स्ट बुक्स है ESS रेड्डी की, तो उसमें किसकी बात हो रही है, पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। और सेकंड की बात करें M लक्ष्मीकांत की बात हो रही है, जिसमें आप कह सकते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, पब्लिक फाइनेंस एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें SP गुप्ता। और जो लास्ट बुक्स है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन FW रिक्स की बात हो रही है। ठीक, तो उसके बाद हम कह सकते हैं डीप यूनिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग है। तो उसमें ये कह सकते हैं जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मैनेज कर रही थी मनी को गवर्नमेंट के साथ, जिसमें ये कहा गया था इट इज़ अ साइंस ऑफ आर्ट्स मैनेजिंग पब्लिक फंड्स एथिकली एंड स्ट्रेटेजिकली। तो ये कैसे कर रहे थे, स्ट्रेटेजी के हिसाब से कैसे पब्लिक का मनी को उसको बचाया जाए, कैसे उसके ऊपर काम किया जाए। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि ये क्या करती पॉलिसी कर रही थी ऑब्जेक्टिविटी डिसिप्लिन के साथ, जिसमें क्या कर रहे थे पॉलिटिकल गोल्स और फाइनेंशियल रियलिटी की बात हो रही। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा था कि एक्ट्स ऑफ गवर्नेंस मैकेनिज्म और ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी, अकाउंटेबिलिटी एंड सस्टेनेबल पब्लिक स्पेंडिंग। उस पर कंट्रोल सिस्टम के ऊपर काम किया रहा था कि कैसे हम कंट्रोल सिस्टम काम करेंगे, जिसमें हमें करप्शन वगैरह को काम खत्म करना पड़ेगा, वेस्ट और मिस यूज चीज़ों को जो करना है पब्लिक रिसोर्स को उसको ठीक करना है। ठीक है, उसके बाद डायनेमिक्स फीडबैक की बात करें तो उसमें ये कहा गया जो लॉब्स वगैरह थी, जैसे फाइनेंशियल फ्लो वगैरह थी, उसको परफॉर्म करना और इकॉनमी और सोशल नीड्स की भी अच्छे से काम कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अगर मॉडर्न स्टेट के बारे में क्या कह सकते हैं, कोर स्टोर डेवलपमेंट जो थी गवर्नेंस करते, जिसमें आप कह सकते हैं ये जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी थी, सोशल जस्टिस था और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की बात थी। अगर हम मीनिंग की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि जो पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है या ब्रांच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो डील करता था किस चीज़ की, ये आप याद कर सकते हैं। तो मतलब एग्जाम में इसकी शॉर्ट फॉर्म आ सकती है। ठीक है, तो इसमें प्लानिंग की बात हो रही है, डायरेक्टिव मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग जो फाइनेंशियल रिसोर्स गवर्नमेंट को अचीव पब्लिक गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिविटी की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं दिस मीन्स मैनेजिंग हो मनी इज राइज। इसमें टैक्सेशन बोरिंग की बात हो रही थी, कैलकुलेटर्स बजटिंग स्पेंड जो था एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर रहा था, डेट्स अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी। अगर हम इसके बात करें की ऑथर की बात करें, हमने ऊपर कर लिया था कि जो रिक्स की बात हो रही थी उसमें किसकी बात हो रही थी, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक थी। और उसके बाद लाइफ बुक्स एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन विद एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस की बात हो रही थी। ES रेड्डी की बात करें पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया था बजट को कंट्रोल करना, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेशन। M लक्ष्मीकांत की बात हमने कर ली, SB गुप्ता और JMS एंडरसन जो थे उन्होंने कहा था पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, इसमें एक्सप्लेन किया था रोल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट्स एंड कैलकुलेशन। तो उसके हम ये कह सकते हैं कि यूनिक की अगर बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रिज था बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंश्योर करता था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो पॉलिसी थी उसको ट्रांसलेट करता था कि कैसे उस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। उसके बाद ये कह सकते हैं इसको चेक करने के लिए सिस्टम चेक बैलेंस करते थे जिसमें बजट कंट्रोल चीज़ों को ठीक किया जाता था वो। और उसके बाद जी इसका मेन पर्पज़ ये था कि क्या करना है, करप्शन को ख़त्म करना है और जो रॉ मटेरियल है उसको सही जगह से यूज़ करना है, जिससे क्या होगा पब्लिक सेफ्टी के लिए भी सही रहेगा। फिर उसके बाद जो फोर्थ है इसमें ये कहा गया था कि कॉलोनी का रूल को ख़त्म करके मॉडर्न डेमोक्रेटिक फाइनेंशियल गवर्नेंस की बात हो रही थी। ठीक है, जो ट्रेडिशनल कस्टम चीज़ें थी उसको ख़त्म करके मॉडर्न के हिसाब से उस चीज़ के ऊपर काम करना था, जिससे क्या होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छे से काम करे। तो एग्ज़ाम पॉइंट्स व्यू के आप ये देख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मतलब कि प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं प्लानिंग होती है, बजटिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। पब्लिक पॉलिसी को गोल करती थी और इसमें डिफरेंस मतलब थिंकर्स हैं जिसमें FW रिक्स थे, उसके बाद ESS रेड्डी थे, M लक्ष्मीकांत थे और इसका काम ये था कि क्या करना है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और एंटी करप्शन करना है। फिर उसके बाद ये कहा गया था इनका रिव्यू ये था कि जनरेशन बजट होना चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए जिससे एक्सपेंडिचर कंट्रोल अकाउंटेबिलिटी और उसके बाद एडिटिंग लेजिस्लेट ओवरसाइट की बात होती है।
उसके बाद हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो इसमें ये एक पहला एमसीक्यूज़ ये था कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो ऑप्शन है तो आप देख सकते हैं, इंक्रीजिंग गवर्नेंस रेवेन्यू ओनली एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स। उसके बाद कंट्रोल्स ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्ट्रिक्टली और प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस। तो इसका आंसर जो था ऑप्शन बी था। ठीक, इसमें ये कहा था एफिशिएंटली इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स। इसमें ये कहा गया था कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो इंश्योर कर रहा था गवर्नमेंट फंड्स को, जो वो यूज़ कर रहा था अचीव पॉलिसी गोल्स की बात। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि किसने कहा गया था कि लाइफ बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें ऑप्शन पीटर डकर थे, एफ.डब्ल्यू. रिक्स थे, उसके बाद हेनरी फ्योल्स और मैक्स वेबर। हमने सिर्फ एफ.डब्ल्यू. रिक्स के बारे में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें यह बजट प्रिपरेशन की बात हो रही है, रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो रही है, जुडिशरी रिव्यू की हमने बात नहीं की। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये कहा गया था फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिज किसके साथ करता है। तो इसमें यह पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। ठीक, तो अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द की टूल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें बजट की बात थी। ठीक, तो उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैश कार्ड की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या मैनेजिंग जो था पब्लिक फंड्स को अचीव गवर्नमेंट गोल। और उसके बाद लाइफ ब्लड किसने कहा था, लाइफ ब्लड सब एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें एफ.डब्ल्यू. रिक्स। ये चीज़ आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं जो की डॉक्यूमेंट्स था कि गवर्नमेंट रिसोर्स का सबसे वो क्या था, वो बजट था। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि विच फंक्शंस इंश्योर कर रहा था फंड्स आर यूज्ड एज इंटेंट। तो उसमें ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही थी, ये वो पॉलिटिकल डिसीजन टू फाइनेंस एग्जीक्यूशन की बात है, फाइनेंशियल की बात हो रही थी। जो टू मेन रोल कर रहे थे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें किसकी बात हो रही थी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल। उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू सोर्स फॉर ए गवर्नमेंट। तो इसमें टैक्स फीस एंड बोरिंग की बात हुई। अगर हम सब यूनिट सेकंड की बात करें तो उसमें ये कहा गया था एजेंसीज ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम किसकी बात करेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, टर्शरी, कंट्रोल्स एंड ऑडिटर जनरल। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हमने ये पढ़ा था कि पब्लिक फंड्स को कैसे हमें कलेक्ट करना है, जिसमें बजट वगैरह बना के रेवेन्यू वगैरह ऑडिट्स पब्लिक मनी हमने ये ऊपर उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। अब हमारा जो है इसमें किस चीज़ की बात है, लेजिस्लेटिव की बात हो रही है कि कैसे काम कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव में ये था कि लॉ मेकिंग बॉडी थी जो सुप्रीम पावर को ऑथराइज कर रहा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, और वो कंट्रोल कर रहा था एनुअल फाइनेंशियल बिल्स। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको किस नाम से जाता था, अप्रोप्रिएशन बिल्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं लेजिस्लेटिव डिबेट कर रहा था, अप्रूव कर रहा था गवर्नमेंट बजट को और टैक्सेशन प्रपोजल की बात कर रहा था। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसका ये काम था कि एक्सरसाइज कर रहा था फाइनेंशियल कंट्रोल को, और क्वेश्चन कर रहा था कि कैसे हम रिपोर्ट कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि इंडिया की पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा अप्रूव कर रही थी यूनियन बजट्स को। ठीक, बजट को विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड पब्लिक मनी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में पैसा खर्च करने के लिए सब फैमिली मेम्बर का कंसेंट लेना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई, यूनियन बजट तब भी उसको पास करने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट उस पब्लिक मनी को स्पेंड कर सकती है। ठीक, तो सेकंड की हम बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें ये कहा था रोल ऑफ इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो इसमें ये कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे थे कि फॉर्मुलेट कर रहे थे कैसे हम फाइनेंस पॉलिसी को बनाएं, उसका प्रिपेयरिंग बजट्स एंड इम्प्लीमेंट इट्स की बात हो रही थी। उसके बाद कह सकते हैं कि आफ्टर लेजिस्लेटिव अप्रूव बजट जो था वो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कर रहा था प्लान एक्सपेंडिचर। उसके बाद ये था प्रॉपर यूटिलाइजेशन बजट एलोकेशन की बात हो रही थी। उसके बाद हम कह सकते हैं एग्जाम्पल की बात करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी वो प्रिपेयर कर रही थी बजट को। उसके बाद डिपार्टमेंट्स एलोकेट कर रहा था फंड, जैसे किसकी बात करी, MNREGN, तो एजुकेशन, हेल्थ, एक्स्ट्रा। तो इसके बात करें MNGR की बात करें, निगरा की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, जैसे मतलब निगरा का था तो उसमें ये कह सकते हैं कि 100 डेज का वर्क होता था। ठीक है, जिसमें मतलब होता था आपको गवर्नमेंट क्या करती थी, 100 डेज वर्क का पैसा देती थी। ठीक,
उसके बाद टर्सरी की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि एक फाइनेंशियल मैनेजर था, जिसमें ये कहा था पेमेंट्स और गवर्नमेंट्स मनी की बात है, वो रिस्पॉन्सिबल ले रहा था, अपनी जिम्मेदारी ले रहा था। फिर उसके बाद ये कह रहा था रिलीज मनी टू डिपार्टमेंट्स एज पर बजट्स। उसके बाद मेंटेन कर रहा था अकाउंट्स को ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और उसके बाद इंश्योर कर रहा था पेमेंट्स मेड अकाउंट ऑथराइज लिमिट की बात करें। और उसमें ये कह सकते हैं टर्सरी जो है एक लाइक ऑफ बैंक ऑफ गवर्नमेंट था, जब पैसा आता है वो डिपोज करता था और खर्च होता था, और टर्सरी पैसा रिलीज करता होता था। तो इसमें ये कह सकते हैं इंडिया कंट्रोलर जो थी CGA जो थी वो मैनेज कर रही टर्सरी फंक्शन को बात कर रही थी। अगर फोर्स की बात करें कंट्रोलर्स ऑफ ऑडिटर जनरल CAG की बात करें तो उसका ये काम था कि वो क्या कर रहा था, इंडिपेंडेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी थी जो रिस्पॉन्सिबल कर रही थी ऑडिटिंग गवर्नमेंट्स अकाउंट्स की बात कर रहा था, वो चेक कर रहा था मनी स्पेंड जो अकॉर्डिंग से लेजिस्लेटर ऑथराइज कर रहा था फाइनेंशियल रूल्स। और उसके बाद ये था कि इंश्योर कर रहा था कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा था, और उसमें लेजिस्लेटिव और इरेगुलेटरी मिसयूज़ की बात कर रहा था, और उसको प्रोटेक्ट कर रहा था करप्शन को, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात करें। उसके बाद हम बात करें कैग की बात करें, वो रिपोर्ट कर रहा था 2G स्पेक्ट्रम स्कैम्स, इसमें OR कॉल एलोकेशन स्कैम की बात हो रही है। उसमें ये स्ट्रिक्ट ऑडिटर जो थे एवरी बिल के और रिसिप्ट के ऊपर बात करता था, जिसका यह नो पैसा का मिसयूज़ हो रहा है। तो उसके बाद हम लेजिस्लेटिव की बात करें, समरी की बात करें, जो अप्रूव कर रहा था बजट एंड फाइनेंशियल रोल्स। इसमें बजट अप्रूव फाइनेंशियल रोल्स की बात हो रही थी। इसमें जो है फैमिली मीटिंग्स अप्रूवल्स एक्सपेंसेस की एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की बात करें, इसमें रोल्स ऑफ की क्या रोल क्या था, इसमें इसे प्रिपेयर कर रहा था और इम्प्लीमेंट बजट की बात हो रही। इसमें की फंक्शन की बात करें पॉलिसी मेकिंग, फंड्स यूटिलाइजेशन। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रेड विनर्स डिसाइडिंग हाउस होल्ड स्पेंडिंग। उस पर ट्रस्टी की बात करें मैनेज कर रहा था गवर्नमेंट फंड्स को, रिसीव्ड पेमेंट्स अमाउंट मेंटेनेंस। उसके बाद फैमिलीज बैंक अकाउंट मैनेजिंग इनफ्लो आउटफ्लो की बात है। उसके बाद कैग की बात करें तो उसमें यह कहा गया ऑडिट्स एंड इंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ऑडिटिंग रिपोर्टिंग रेगुलेशंस। उसके बाद ऑडिटर्स चेकिंग बिल्स फॉर फ्रॉड एरर्स। तो उसके ऊपर भी ये कह सकते हैं कि लेजिस्लेटर का क्या काम था कि फंड्स को करना और उसका एग्जीक्यूटिव प्लान वगैरह, और ट्रस्टी का जो मैनेजिंग्स और उसका कैग की बात हो रही है कि ऑडिट्स और अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। तो ये हमने कर लिया था कि कैसे गवर्नमेंट से कैसे उसके ऊपर काम करती है, कि बिल को बजट्स वगैरह करके फंडामेंटल्स मतलब चेक करके एग्जीक्यूशन को एडजस्ट करती है। अगर हम करंट अफेयर की बात करें उसमें ये कह सकते हैं 2024 बजट जो हुआ था उसमें पार्लियामेंट जो थी कैसे मतलब डिबेट कर रही थी कि कैसे हमने एजुकेशन के हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, लेजिस्लेटिव मतलब हर चीज़ के लिए अलग से प्रायोरिटी रखी थी, कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद PEM जो कर्ज फंड था ट्रांसपेरेंसी इशू के बारे में था। फिर उसके बाद अवर्स ट्रांसपेरेंसी की बात करें, अगर मेन चीज़ तो इसमें कह सकते थिंकर्स और कोटेशन तो मैक्स वेबर जो थे उन्होंने जो फर्स्ट टाइम बोला था कि थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइजिंग, फिर जिसमें लीगल अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेट जो था रेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक अफेयर की बात कर रहा है, जिसमें सिंपलाइज कर रहा था कि कैसे अथॉरिटी को फाइनेंशियल पावर डेमोक्रेसी की बात हो रही थी। ठीक, अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव तो इसमें ये कहा गया था कि कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, मिशनरी के थ्रू फॉर्मेलिटी करके बजट वगैरह बना के इकोनॉमिक्स और इनसाइड प्लान करके, बट विदाउट चेक के दे मिस यूज़ पावर्स। उसके बाद ये कह सकते हैं और साइड की बात करें, अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो उसके में DEI जो थी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो किया था, जिसमें ये कहा गया था कि प्लानिंग करनी है, एलोकेट फंड्स को ट्रांसफ़र करना है गवर्नेंस को टेक्नोलॉजी और रिफ्लेक्टिंग के थ्रू। अगर हम इसकी बात करें कोटेशन की बात करें थिंकर्स की, तो वाड्रो विलियमसन जो थे जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिटेल एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। ठीक है, इसमें ये कहा था एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टर्निंग लॉ बजट्स इनटू रियल एक्शन। उसके बाद थर्ड की बात करें टर्सरी की बात करते हैं तो उसमें ये कहा गया था कि कैसे फाइनेंशियल नर्स जो से सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर कर रहा है लिक्विडिटी सेफ्टीज, उससे टाइमली फ्लो ऑफ फंड्स इसमें प्रिवेंट कर रहा था आवर स्पेंडिंग्स एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट सर्विंग बैकबोन्स स्टेबल्स गवर्नेंस। अगर करंट अफेयर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इंडिया गवर्नमेंट जो मैनेज कर रही थी GST कलेक्शंस एंड डिस्बर्समेंट, और उसके बाद ये टर्सरी को मेंटेन करना। ठीक है, को पैसों को कैसे संभालना, कैसे यूज़ करना, ये टर्सरी का काम था। उसके बाद थिंकर कोटेशन की बात करें, जोन्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि जनरल थ्योरी जो एम्प्लॉयमेंट थी उसमें इंटरेस्ट और मनी स्ट्रेस की बात हो रही थी। उसमें ये कहा गया था इंपॉर्टेंस सोन्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर इसके बाद हम कह सकते हैं कि कैसे इस चीज़ के ऊपर फ्लो टू एंड फ्लो की बात हो रही थी, कि कैसे टर्सरी जो थी एक्सप्लायर कर रही थी दिस बैलेंसिंग इन फ्लो एंड आउट फ्लो इन पब्लिक फंड्स।
उसके बाद हम क्या की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिपेंडेंट बॉडी थी, वो उसके ऊपर अकाउंट के ऊपर चेक करती थी कि कैसे मतलब इस चीज़ के ऊपर काम करें और प्रिवेंट कर रहे थे करप्शन और वेस्टेज जो थी वो पब्लिक मनी की थी। अगर उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, करंट अफेयर की बात कर सकते हैं तो उसमें 2023 में जो दिल्ली मेट्रो जो थी रेल कॉर्पोरेशन DMRC थी, इसमें प्रोजेक्ट था कि कॉस्ट ओवररन्स डिलेज हेल्पिंग पब्लिक लेजिस्लेटिव डिमांड अकाउंटेबिलिटी की बात की। अगर इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि थिंकर कोटेशन की, उसमें फ्रैंक जे की बात हो रही गुडनो की। इसमें यह था कि इनकी बुक्स थी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा था कि द ऑडिटर गार्डियंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट थ्रू फाइनेंसेस की बात हो रही थी। ये जो है आप देख सकते हैं, इसकी समरी देख सकते हैं, ठीक है। और ये शार्ट ट्रिक्स है, लेजिस्लेटिव जो अप्रूव करती है कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव प्लान करती है, और टर्शरी मैनेजमेंट फंड फ्लो, और कैग जो थी चेक एंड एडिट की बात हो रही थी। उसके बाद हम MCQs देखते हैं फ्लैश कट। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, विच एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द गवर्नमेंट बजट। तो उसमें किसके ऊपर बात करें, जो अप्रूव कर रहे थे लेजिस्लेटिव। उसके ऊपर नेक्स्ट की बात करें, हु प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट बजट। तो इसमें किसकी बात हो रही थी, अब इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव। उसके बाद हम कह सकते हैं विच एजेंसी मैनेजमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट फंड। तो इसमें जो है टर्शरी की बात हो रही है। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, द कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल CAG रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो उसका ऑप्शन सी है, तो एडिटिंग गवर्नमेंट अकाउंट एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। अगर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन की, तो उसमें ये देख सकते हैं विच थिंगर सैड एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ, वुडरो विल्सन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द टर्शरी एक्ट्स लाइक। तो इसमें यह द फाइनेंशियल नर्स सेंटर्स मैनेजमेंट गवर्नेंस फंड्स। अगर सेवंथ क्वेश्चन की बात करें, विच एजेंसी प्रेजेंट ऑडिट रिपोर्टिंग टू द लेजिस्लेटिव कंट्रोलर्स एंड एडिटर जनरल। अगर एट क्वेश्चन की बात करें, द पावर्स एंड ऑथराइज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेस्ट की बात करें तो इसमें लेजिस्लेटिव की बात हो रही है। अगर नाइन्थ की बात करें तो इसमें कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूविंग बजट्स ऑफ लेजिस्लेटर्स। उसके बाद दी Acronyms, let's see help remembers financial administration, what does C stand for। तो इसका कंट्रोलिंग एंड एडिटर जनरल। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं MCQs। The tertiary is often described as financial centers। एट्थ क्वेश्चन की बात करें, which agency ensure transparency and prevent misuse of public funds by auditing गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर्स। इसमें किसकी बात है, CAG की। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूविंग द बजट लेजिस्लेटिव। और 10th क्वेश्चन की बात करें, लेट्स सी जो किसके लिए यूज़ किया जाता था, तो उसमें लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव टर्शरी कंट्रोलर्स एंड एडिटर जनरल्स। अगर हम थर्ड सब यूनिट की बात करें, ये लास्ट सब यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसकी बजट फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। इसमें ये कह सकते हैं कि बजट को कैसे मतलब यूज़ किया जाता है, कैसे एनुअल फाइनेंशियल प्लान बनाया जाता है, कैसे रेवेन्यू को प्रपोज किया जाता है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं बजट फॉर्मुलेशन। इसमें बजट फॉर्मुलेशन जो होती है, गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है बजट बिफोर प्रेजेंटिंग लेजिस्लेटिव फॉर अप्रूवल। तो इसमें ये कैसे कि स्टेज जो थी पर फॉर्मेशन की, सबसे पहले जो था प्रिपरेशन फॉर एस्टिमेट किया जाता है कि कैसे उसके ऊपर काम किया जाता है, क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर उसके ऊपर कंपाइल किया जाता है, कंप्लीशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके बाद कंसल्टेशन एंड रिव्यूज़, बजट स्पीच थी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है बजट पार्लियामेंट के अंदर करती है, ठीक है। ये फरवरी के मंथ में होती है इन इंडिया। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इन इंडिया यूडियंस बजट जो था वो प्रेजेंट एवरी ईयर्स बाय फाइनेंस मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमण, जो रिफ्लेक्ट कर रही थी गवर्नमेंट को प्लान कर रही थी एग्रीकल्चर, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर इसकी हम टिप्स की याद कर सकते हैं तो ये कह सकते हैं, बजट बनते वक्त सब डिपार्टमेंट अपने अपने डिमांड भेजते हैं, फिर फाइनेंस मिनिस्टर अपने उनको मिलाकर फाइनेंस प्लान बनाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर के हर मेंबर अपनी ज़रूरत बताते हैं और हेड ऑफ फैमिली डिसाइड करता है कितना खर्च कर होगा, ठीक है। उसके हम बात कर सकते हैं बजट एग्जीक्यूशन की बात कर सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया था बजट एग्जीक्यूशन ये था कि इम्प्लीमेंट अप्रूवल होता है और स्पेंडिंग मनीज एज पर द एलोकेशन। इसमें सबसे पहले जो था रिलीज फंड्स की बात हो रही थी। उसके बाद ये था कि कहा गया था कि
जो था कि लेजिस्लेटिव अप्रूव कर रही थी बजट को, ट्रेजरी को रिलीज कर रही फंड टू द वेरियस डिपार्टमेंट। उस स्पेंडिंग डिपार्टमेंट की बात करें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्पेंड मनी अकॉर्डिंग टू बजट्स हेड एंड लिमिट्स। उसके बाद मेंटेनिंग एंड कंट्रोल की बात करें, कैसे उसके ऊपर मॉनिटर किया जाता था, जिसमें हम क्या की बात हो रही है। उसके बाद रिपोर्टेशन, जिसमें फंड्स में जो थे कैलकुलेटरी डिपार्टमेंट्स विद प्रॉपर अप्रूवल्स और रिपोर्टिंग की बात हो रही थी। तो इसकी हम एग्जांपल क्या कह सकते हैं, कोविड-19 के टाइम इंडिया गवर्नमेंट कैलकुलेट किया था इमरजेंसी फंड फॉर द हेल्थ सर्विस एंड सोशल वेलफेयर, जिसमें स्कीम्स इन इंश्योर प्रेपर्ड फंड्स। उसके बाद रिलीज यूटिलाइजेशन फॉर रिलीफ एफर्ट की बात थी। इसमें ये कहा टिप्स की बात करें, बजट पास होने के बाद पैसा डिपार्टमेंट को मिलता है, फिर वो अपने काम के लिए करते हैं, लेकिन पैसा बिना कंट्रोल के नहीं जा सकता। ट्रेजरी अब और फाइनेंशियल मिनिस्ट्री उस पर नज़र रखती है। ठीक, अगर थर्ड की बात करें, इंपॉर्टेंट फॉर्म जो थी कि बजट फॉर्मेशन की बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग होती थी, रिसोर्स एलोकेशन, उसके बाद फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और क्राइसिस मैनेजमेंट की बात हुई। अगर चैलेंज की बात करें, एस्टिमेट एरर्स, उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर, डिले इन फंड्स, इम्प्लीमेंट्स गैप्स, उसके बाद करप्शन एंड लीकेज। अगर थ्योरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, जॉन की बात हो रही है, जिसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट्स बजट एंड मैनेजिंग इकोनॉमिक्स कर रहा था, जिसमें बाद मस्ग्रेव्स थ्योरीज की बात हो रही थी। उसके बाद हम कह सकते हैं समरी टिप्स की बजट फॉर्मेशन, जिसमें क्या थे प्रिपरेशन कम्प्लीशन कर रहे थे। उसके बाद यूनियन बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर्स, उसके बाद इंग्लिश में आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट अपनी डिमांड्स भेजता है। उसके बाद बजट एग्जीक्यूशन की बात करें, बजट रिलीज, पेंडिंग मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, कोविड-19 फंड एलोकेशन, पैसा मिलते ही डिपार्टमेंट इस पर नजर रखता था। उसके बाद हम कह सकते हैं कुछ चीज़ें जो हैं यूनिक हैं, उसमें ये कह सकते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग्स में आप ये कह सकते हैं 2024 और 2025 में, जैसे मतलब इंडिया ने क्या किया था, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किया था, जिसमें 15% रिफ्लेक्टिंग ग्लोबल क्लाइमेट्स के ऊपर भी बात की थी। उसके बाद हम टिप सी में ये कह सकते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक बैलेंस की बात हो रही, ठीक है। बजट एग्जीक्यूशन में ये कहा गया था 2023 में फ्लड्स के बारे में असम के में हुआ था, बिहार के, मतलब कुछ जो भी ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए काम मतलब करते हैं, तो उसके लिए मतलब कैसी चीज़ की जाती है, जिसमें डिपार्टमेंट की बात हो रही थी, मिनिस्ट्री की हो रही थी, एग्जीक्यूशन के ऊपर उसको कैसे ऊपर काम किया जाता था, ठीक है। तो एग्जाम टिप के लिए ये क्वेश्चन है कि मतलब ये ऐसे हो सकता है कि ये पूछना है एग्जीक्यूशन हाईलाइट जो थी कोविड-19 के टाइम पे किस कंट्रीज के मतलब किस स्टेट के साथ मतलब जैसे इमरजेंसी बजट हुआ था, स्ट्रेंथ हुआ था, कैसे उसके क्राइसिस के ऊपर मतलब अच्छे से काम किया था। तो थिंकर्स की बात करें, हमने जॉन्स और मैग्रेसी की बात करें तो की पॉइंट्स हमने कर लिए हैं। तो ये फ्लो चार्ट है जिसमें हम बजट एग्जीक्यूशन, फीडबैक्स, कंट्रोल, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की बात करें विजुअल, इसमें सबसे पहले जो है फॉर्मेशन स्टेज थी, एग्जीक्यूशन स्टेज और फीडबैक की बात होती थी। तो ये जो था हमारा मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का JKPSC जो लेक्चर का सिलेबस है उसके हिसाब से हमने पूरा कर लिया। अब ये जो कुछ नए टॉपिक्स हैं पब्लिक मतलब UGC नेट के हिसाब से वो हम करने जा रहे हैं, मतलब ये शॉर्ट्स होंगे, वन लाइनर होंगे। सबसे पहले हम बात करें FW टेलर्स, इसकी बुक जो थी साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें हम बात करते हैं वन बेस्ट वे टू डू जॉब्स, इसमें ट्रेन वर्कर्स साइंटिफिक की बात करें और इसमें ये कहा गया था कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स होनी चाहिए और डिवाइड्स होना चाहिए, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वलिटी। उसके बाद फंक्शंस फॉरमैन सुपरवाइज, इसमें फोर प्लान की बात करें, फोर एग्जीक्यूशन, इसमें फ्लो चार्ट की बात करें, इसकी बात करें तो उसमें ये कहा गया था चार्ट्स ग्लिप्ट जो थे फ्लो चार्ट्स और सेम रेशियो एफिशिएंसी। अगर हेनरी फ्यूल की बात करें, ये क्लासिकल थ्योरी इनकी बुक थी और उनके बाद ये कहते फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरीज। और उसके बाद 6 एक्टिविटीज इन्होंने बात की थी, जिसमें फाइनेंस, अकाउंटेबिलिटी, टेक्निकल, कमर्शियल मैनेजमेंट और सिक्योरिटीज़ की बात करें, और 6 क्वालिटी ऑफ एडमिन की बात की थी, जिसमें फिजिकल, मेंटल, मॉरल, एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस की बात करें, तो 5 एलिमेंट्स की बात की थी, जिसकी हम बात करें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग एंड कंट्रोल। उसके बाद 14 प्रिंसिपल की बात की थी, जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, इक्विटी एंड इनविटी की बात करें। उसके हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड पॉइंट की बात करें, गुलविक एंड उर्विक की बात करें, क्लासिकल थ्योरी। इसकी एक पर्पस जो था प्रोसेस, पर्सन, प्लेस थी, इसमें यह था
पोस्ट कॉर्प की बात की थी, जिसमें 7 फंक्शन की बात हो रही थी, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजट की बात कर रहे हैं। उसके बाद गोली की 10 प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेटिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी कमांड, डेलीगेशन, स्पेन ऑफ कंट्रोल की बात करें, उर्वी की बात करें 8+29 प्रिंसिपल, जिसमें फोकस कर रहा था स्पेशलाइजेशन, स्केयर चेन एंड कॉन्टेनिक्स। उसके हम बात करें मोनी एंड रिलीक जो थे क्लासिकल थ्योरी यूएसए की बात हो रही है, जिसमें 4 प्रिंसिपल क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, जिसमें स्केलर प्रोसेस, चेन ऑफ कमांड्स, फंक्शन डिफरेंस, लाइन्स एंड स्टाफ की बात हो रही थी। इसमें क्रिटिसिज्म की बात करें मार्च और साइमन की बात हो रही है, मशीन मॉडल, इग्नोरिंग ह्यूमन फैक्टर्स। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर जो थे कार्ल मिथ एंड स्लोगन की बात करें, जो इग्नोर कर रहे थे ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक, तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं इसकी फ्लो चार्ट की बात कर सकते हैं। टेलर फैगमो, इसमें टी फॉर टेलर्स, उसके बाद एफ फॉर फ्यूल्स, जी फॉर गुलिक्स और एम सिस्टम मनी मोनी, जो यूएसए क्लासिकल थ्योरीज की बात हो रही है। ठीक, उसके हम सेकंड की बात करें बिहेवियर थ्योरीज एंड ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज, इसमें एमपी फॉलेट जो हैं ये हमने जेके 10+2 के मतलब सिलेबस में नहीं, तो आप इसको अलग से देख सकते हैं। तो एमपी फॉलेट जो थे वो पाइनर बिहेवियर थ्योरीज थे, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट जो थी वो ये कहा गया था कि हैंडल हो रहे थे। इसमें 3 इन्होंने कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट की, अगर लड़ाई हो जाए तो वो 3 चीज़ों से ठीक है। सबसे पहले है डोमिनेशन, वन साइड विन एंड अदर लॉस। ठीक, ये इन्होंने एक बताया था। कॉम्प्रोमाइज़ बोला था, जिसमें बोथ साइडेड गिव समथिंग, और इंटीग्रेशन ये था कि बोथ साइड फाइंड न्यू सोल्यूशन सेटिस्फाई रियल नीड बट बेस्ट वे। अगर उसके बाद हम बात करें पावर्स की, तो पावर्स में ये कहा गया था कि फोर्सिंग अदर्स, इसमें जो था पावर जो थी वर्क टुगेदर, शेयर पावर्स। उसके बाद लीडरशिप की बात करें तो उन्होंने ये कहा गया था कि लीडरशिप जो इन्फ्लुएंस कर रही थी ग्रुप्स को एंड ग्रुप्स इन्फ्लुएंस लीडर्स। और दीज ऑफ टाइप्स ऑफ लीडरशिप की बात उन्होंने बोली थी। सबसे पहले जो बोली थी लीडरशिप ऑफ पोजिशन, जिसमें हम कह सकते हैं फॉर्मल अथॉरिटी, फिर उसके बाद लीडरशिप बाय पर्सनैलिटी, और उसके बाद लीडरशिप बाय फंक्शन, बोथ कंबाइंड। उसके बाद सेकंड की पॉइंट की बात करें तो सीआई बर्नार्ड की जो थी वो सोशल सिस्टम स्कूल। इसके बाद की आइडिया की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिंग, सोशल एक्शन की बात करें, इनके 3 एलिमेंट्स की बात हो रही है, जिसमें कम्युनिकेशंस, उसका विलिंगनेस टू वर्क सर्व्स, उसके बाद पर कॉमन पर्पस इज, उसके बाद कंट्रीब्यूशन की बात करें क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कहते ऑर्गेनाइजेशन और सर्वायर जो कर रहे थे कंट्रीब्यूशंस बाय मेंबर्स बैलेंस की विद ईयर्स ऑन स्टेटिफिकेशंस। उसके बाद एक्सेप्ट किया कर रहे थे थ्योरीज ऑफ अथॉरिटी, जिसमें ये कहा गया था कि सबऑर्डिनेट जो एक्सेप्ट थे, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, और उसके बाद जोन ऑफ रिजेक्शन। नेक्स्ट की बात करें, ये हमने सारे पढ़ चुके हैं। उसके बाद टॉन मायो जो थे फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया था शिफ्ट कर रहे थे कि क्लासिकल थ्योरीज टू फोकस ह्यूमन एलिमेंट, जिसमें इमोशनल, सोशल, फिजियोलॉजी फैक्टर की बात हो रही है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्लिनिकल मेथड, जिसमें स्टडीज बिहेवियर, रियल लाइफ कंडीशन, और इसको उन्हें कॉन्डक्ट किया था हैवथ्रॉन स्टडी 1932 में। और उसके बाद इन्होंने शो किया था प्रोडक्टिविटी डिपेंड कर रहा था सोशल फैक्ट्री एंड ह्यूमन रिलेशन, देन फिजिकल कंडीशंस। और उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ग्रुप्स फ्रॉम्स नेचुरली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टिंग वर्क बिहेवियर्स। उसके बाद बिहेवियर की बात करें डोनट वर्क हार्ड्स, उसके बाद डोनट वर्क टू, उसके बाद डोनट स्टेज टू कोलीग्स। उसके बाद पार्टिसिपेंट की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि कैसे डिसीजन मेकिंग को बेटर मोल्डर्स एंड प्रोड्यूस की बात हो रही थी। तो ये शॉर्ट टर्म्स है, ये आप ये याद कर सकते हैं। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें बिहेवियर्स एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर थ्योरीज की बात करें तो इसमें ये थे बिहेवियरिज्म की बात करें। सबसे पहले कौन है, डेविड स्टर्न, जिसकी मतलब जिन्होंने बिहेवियरिज्म फाउंडेशन की बात की थी। इन्होंने 8 मतलब बिहेवियरिज्म बनवाए थे, प्रेमिसेस या टाइप्स बोल सकते हैं। सबसे पहले किसकी बात हो रही थी, रेगुलेटरी, जिसमें पैटर्न्स इन बिहेवियर्स, वेरिफिकेशन की बात हो रही, आइडिया टेस्ट कैसे करना है उस साइंटिफिकली, और उसके बाद टेक्निक की बात की थी। उसके बाद क्वांटिफिकेशन की बात की थी, कैसे मेजर बिहेवियर करना है। उसके बाद वैल्यूज़ की बात हो रही थी, सिस्टमाइजेशन हो के सिस्टम होना चाहिए, ऑर्गेनाइज नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद प्योर साइंस की बात हो रही है। उसके बाद इंटीग्रेशन की बात हो रही है। उसके बाद इंटीग्रेशन कंबाइंड आइडिया इनटू होल्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो क्रिस एग्रीज जो थे फ्यूजन प्रोसेस और म्यूचुअल थ्योरीज थी। इसके में ये कहा गया था कैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज कर रहे थे इंटरेक्ट फुलफिल देयर गोल्स टूगेदर। उसका इम्प्रेचुरिटी की बात करें कि कैसे हमने उसके ऊपर मेच्योर वगैरह डिपेंड करना है। उसके बाद पर्सनलाइजेशन प्रोसेस, सोशलाइजेशन प्रोसेस, उसके बोथ हैपन्स फ्यूजन प्रोसेस। उसके बाद हम एक्स एंड वाई थ्योरीज की बात करें, जिसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है
मैकडोर्स, उसमें ये कह सके थ्योरी एक्स जो थी वो क्या कर रही थी, पीपल जो डिसलाइक वर्क, पीपल नीड्स टू फोर्स, पीपल्स प्रेफर डायरेक्ट, उसके डायरेक्टर, पीपल प्रेफर टू बी डायरेक्टर, उसके बाद पीपल सेल्फिश एंड इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइज गोल्स। उसके बाद वाई थ्योरीज की बात करें तो उसमें पीपल्स लाइक वर्क, पीपल सेल्फ मोटिवेटेड, पीपल टेक्स इनिशिएटिव, पीपल कमेंट्स इफ गोल बेनिफिट देम। उसके बाद हम 4 पॉइंट की बात करें तो उसमें ये कहा गया था, लिकड़ की बात हो रही है जिसमें उन्होंने मैनेजिंग सिस्टम की बात की, जिसमें ये कहा था कि मेजर फोकस ये था कि क्या करना है, मैनेजिंग एफिशिएंसी अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, जिसमें एक्सप्लोटेशन ओरिएंटेड की बात हो रही थी, अथॉरिटी की बात हो रही थी, बी अथॉरिटीज, उसके बाद कंजर्वेटिव, उसके बाद ये था कंसोलेटिव, उसके बाद पार्टिसिपेंट ग्रुप्स। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये आप ये याद कर सकते हैं। अगर डी की बात करें, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज की बात करें तो इसमें यह था हर्बर्ट स्पेंसर की बात हुई, जिसमें डिसीजन मेकिंग की बात हो रही थी। इसमें कहा गया था कि चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेट अमॉन्ग्स मेनी, उसके बाउंड्री रेशनलिटी थी। ये कहा गया था कि ह्यूमंस हैव लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, जो उसमें टाइम्स और ब्रेन की बात हो रही थी। उसके बाद मतलब कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स की बात करें, जो टाइप्स इसकी 6 हैं। सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव रेशनलिटी, जिसमें कहा गया था बेस्ट पॉसिबल है गिवन फैक्ट्स की। और सब्जेक्टिव की बात करें, बेस्ट चॉइस ऑन व्हाट वन नो। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रेशनल की बात करें, अवेयरनेस ऑफ मीन्स टू एंड्स। उसके बाद डेलिबरेटरी रेशनल की बात करें, इंटेंशंस एडजस्टमेंट्स ऑफ मीन्स टू एंड्स। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, गोल्स ओरिएंटेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। उसके पर्सनल रेशनल की बात करें, गोल ओरिएंटेड फॉर इंडिविजुअल। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, चार्लियस एलिमेंट्स की बात करें, इसमें इनक्रिप्ट मॉडल था। इसमें जो थी मॉडर्न थॉट था। इसमें ये कहा गया था रोल्स real world decisions are small adjustment from past decision, not huge leaps। उसके बाद ये कह सकते हैं ब्रांचिंग टेक्निक, स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग। डिसीजन जो था वो इवॉल्व सॉल्विंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और अपोजिट्स ऑफ फुली रेशनल मॉडल्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, एटमाइज इंटसोनी से जो थे मिक्स्ड स्कैन मॉडल था। इनका यही था कि कंबाइन किया था रेशनल कंप्रेंस एंड इंक्रीमेंट मॉडल्स। उसके बाद ये क्या था, बिग डिसीजन जो इंक्रीमेंट स्टेप होते थे और क्रिटिसाइज किया था किसके बाद, डिस्करेज इनोवेशंस और नॉट गुड फॉर मेजर डिसीजन। ठीक, उसके बाद एक और थे जो थे ये कोड्रोर, जो उनसे ऑप्टिमल मॉडल्स, जिसके ऊपर उन्होंने किसकी बात की थी, इकोनॉमिक रेशनैलिटी, एक्स्ट्रा रेशनल्स। और उसके बाद इसमें कह सकते हैं फैक्टर जो थे पॉलिसी एथिक्स जो थे। 3 फेजेस की बात करें, सबसे पहला जो फेज था मेटाफेज पॉलिसी था, जिसमें सेटिंग ब्रॉड गोल्स की बात हो रही थी। उसके बाद पॉलिसी मेकिंग की बात करें, डिसाइडिंग स्पेसिफिक एक्शन। उसके बाद पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी मेकिंग, जिसमें रिव्यू एंड एडजस्टमेंट की बात हो रही थी। शॉर्ट ट्रिक्स की आप बात करें, सिंपल साइमंस, LIN फॉर लिम्डम्स, उसका इट्स जो थी इट्सोनी, और ड्रोन की बात हो रही है, ड्रोन। अगर सब फिर बात करते हैं मोटिवेशनल थ्योरी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसमें ये कह सकते हैं ड्राइड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स टू मूव्स। तो उसमें ये कह सकते हैं कि जो थी प्रोसेस तो फिजिकल्स की बात हो रही है, फिजियोलॉजिकल डैट जो है बिहेव्स टू वर्ड्स अचीव कोर्स। सबसे पहले जो होता है अब्राहम की बात हो रही है, जिसमें हायरार्ची नीड्स की बात हो रही है, जिसमें प्रपोज किया था थ्योरीज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 में। और इनका ये कहा गया था कि ये जो बिहेवियर थ्योरी थी वो क्या कर रही थी, ड्राइव कर रही थी 5 लेवल को अरेंज इन हायरार्ची। अगर हम बात करें इनके 5 जो नीड्स थी, बेसिक्स नीड की बात करें, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, एक्सट्रीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद फेडरिक हर्बर्ट्स की बात करें, फैक्टर थ्योरीज, जिसमें मोटिवेशन की बात करें, जिसमें जो थी मोटिवेशन वर्क जो थी 1959 में, वर्क एंड नेचर्स मेंस। उसके बाद मेरिजिस चॉइस टू एफिशिएंट्स ह्यूमर्स। और ये जो थे हाइड्रोजन फैक्टर काज जो थे कर रहे थे, और उसके बाद एबसेंट थे वो ये जो थे प्रेजेंट थे। ठीक, उसमें कंपनी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें अचीवमेंट्स, सैलरी की बात करें, रिकॉग्निशन। उसके बाद वर्क एक्सेल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांटेजेस, एडवांसमेंट और ग्रोथ की बात। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि आप देख सकते हैं, ये जो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कंप्लीट हो गया। अब हम रिवीजन देखते हैं 1 बाय 1। जैसे हमने किसकी बात की थी, वार्ड्रो विलियमसन की 1887 की। इस पर कॉन्सेप्ट ये था कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमेंट्स की बात हो रही है, जिसमें आइडिया ये था कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो थी सेपरेट पॉलिटिकल डिसाइड हो रहा था। उसमें बुक जो थी वो कौन सी, दी स्टडीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ट्रिक्स की बात करें, विलियमसन ने विंडो खोला जहाँ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है, पॉलिटिक्स नहीं। ठीक, तो ये 1 लाइनर्स ही आप ये याद कर सकते हैं। उसका फेडरिक टेलर की बात करें 1911 में,
कंसेप्ट ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट्स। और की आइडिया की बात करें तो वर्क साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करो और एफिशिएंसी बढ़ाओ। दो बुक्स की बात करें द प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट्स, उसके बाद ट्रिक्स की बात करें टेलर्स जो थे वो क्या करते हर काम परफेक्ट मेजर करते थे। अगर मैक्स वेबर की बात करें 1922 की बात करें ब्यूरोक्रेटिक थ्योरीज और की आइडिया की बात करें ब्यूरोक्रेटिक जो थे रेशनल थे एफिशिएंट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन और बुक्स तो इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। अगर बुक्स की बात करें ट्रिक्स की तो इसमें यह कहा है वेबर ने वेब जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया था। उसके बाद हेनरी फ्यूल की बात करें 1960 में जो एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी थी उनमें 14 प्रिंसिपल की बात की थी। अगर बुक्स की बात करें जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात करें, अगर ट्रिक्स की बात करें तो फ्यूल ने मैनेजमेंट को फादर ऑफ की तरह समझा। अगर फिफ्थ की बात करें लुथी गुरविक एंड उर्विक की बात करें 1937, इसमें पोस्ट कॉर्प की बात हुई थी जिसमें प्लानिंग की बात हुई थी, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग बजट की। और बुक्स की बात करें पेपर और साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि ट्रिक्स की जो थी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो छोटे छोटे ग्रुप्स को डिवाइड किया था। अगर अल्टॉन मायो की बात करें 1930 में जो कंसेप्ट ये था कि 1930 में एक ह्यूमन रिलेशन थ्योरी स्टडीज़ की जिसमें की आइडिया ये था कहा था कि सोशल एंड इमोशनल फैक्टर जो थे वो क्या करें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और बुक जो थी द ह्यूमन प्रिंसिपल्स जो ऑफ इंडस्ट्री सिविलाइजेशन। और ट्रिक जो थी माया जो थी सैंडविच जैसे लेयर होती है जैसे वर्कर होते हैं की फीलिंग होती है। उसके बाद हम सेवन्थ की बात करें चेस्टर बर्नार्ड जो थी कब थे 1938 में। इनका कंसेप्ट क्या था फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। और की आइडियाज़ की बात करें तो अथॉरिटी की बात हो रही कम्युनिकेशन कोऑपरेशन एग्जीक्यूशन एंड इंपॉर्टेंस थे। अगर बुक्स की बात करें तो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करें और बर्नार्ड की बात करें ट्रिक्स की तो उसमें ये कहा गया था कि बर्नार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्रांच की तरह ऑर्गेनाइज किया। अगर उसके बाद एब्राहम की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि 1943 में अगर इसकी बुक्स की बात करें हायरार्ची नीड्स की बात हो रही इंसान की नीड्स पिरामिड जैसी होती है सर्वाइवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक। और उसके बाद बुक्स की बात करें मोटिवेशंस एंड पर्सनैलिटी। अगर ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि कैसे इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर की बात कर सकते हैं कंसेप्ट जो थे एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर डिसीजन मेकिंग थ्योरी। तो उसमें की आइडिया ये था कि कैसे हम बॉन्ड रेशनैलिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। और बुक्स की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर और ट्रिक्स की बात कर सकते हैं कि जहाँ लॉजिक रूल्स फॉलो करता है। और उसके बाद हर्सबर्ग्स की बात करें फेडरिक की तो उसमें ये कहा था टू फैक्टर थ्योरी की बात करें जिसमें मोटिवेशन हाइजेंसी थ्योरीज की बात है। अगर आइडिया की बात करें उसमें ये कहा गया था कि जॉब्स जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन होनी चाहिए जिसमें सैलरी कंडीशन और मोटिवेशन अचीवमेंट्स भी डिपेंड करता है। अगर बुक्स की बात करें तो मोटिवेशन बुक्स। अगर ट्रिक्स की बात करें हर्ट्सबर्ग के हर्ट्स में 2 चैम्बर होते हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं उसके बाद डुगलस की बात करें 1960 में कंसेप्ट जो था कौन सा था एक्स एंड वाई थ्योरीज की बात करें। उसके बाद की आइडिया की बात करें तो वो कहते थे थ्योरी एक्स कहती है कि वर्कर लेजी हैं, थ्योरी वाई कहती थी वर्कर जो है मोटिवेटेड। अगर बुक्स की बात करें तो ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज उसको ट्रिक्स जो थी उनमें ये कहा कहते वेरिएबल जैसे अलजेब्रा में थे। ठीक। अगर 12th की बात करें क्रिस की बात करें तो उसमें ये कहा गया 1960 में ऑर्गेनाइज किया था कि कैसे इंटरपर्सन होना चाहिए। की आइडिया जो थी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस लर्निंग होना चाहिए अडेप्टिंग चाहिए थी। और बुक जो थी ऑर्गेनाइज लर्निंग्स। और ट्रिक्स की बात करें कि कैसे वर्क्स कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए। उसके बाद 13 की बात करें डेविड स्टिंग की बात करें इसमें जो थे सिस्टम थ्योरी की बात कर रहे थे जिसमें हम इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे थे जिसमें डिमांड सपोर्ट डिसीजन एक्शंस। और बुक्स की बात करें पॉलिटिकल सिस्टम्स। और ट्रिक्स की बात करें ईस्टर्न ने पॉलिटिक्स को सिस्टम का रूप में देखा। अगर 14 की बात करें पीटर डकर की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव MBO की आइडिया की बात करें ऑब्जेक्टिव सेटअप करो तब भी मैनेजमेंट अफेक्ट होता है। अगर बुक्स की बात करें द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट जो थे डकर मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिव लाइफ ओरिएंटेशन बनाया था। ठीक। तो ये हमने जो है पढ़े हैं इनके आसान लफ्ज़ों में। तो उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड थिंकर्स की बात करें सबसे जो तो फ्यूल की बात करें जिसमें फिजिकल मेंटल मॉरल एजुकेशन टेक्निकल एक्सपीरियंस की बात की थी शॉर्ट ट्रिक से आप में कह सकते हैं PMMETE। ठीक। अगर स्पेन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो इसमें स्पेन ऑफ कंट्रोल की बात करें नंबर सबऑर्डिनेट्स की बात करें इसमें मिलिट्री टाइप फॉर्मेंस उसके में इंट्रोड्यूस किया था FW टेलर जिसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात थी।
अगर उसके बाद हम बात कर सकें कि थिंकर्स एंड कंसेप्ट की, तो इसमें एफ टेलर जो थे उसकी कंसेप्ट की बात करें, इनसेंट्रिक सिस्टम चार्ट जो मेजर कर रहा था टेलर मेजर रिवॉर्ड्स, उसके बाद चेस्टर बर्नार्ड जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके बाद ब्रांड जोन ऑर्डर एक्सेप्टेंस, उसके बाद हेनरी फ्यूल की बात करें, स्केलर प्रिंसिपल, स्केलर चेन ऑफ कमांड की, और उसके फैक्टर की बात करें जिसमें यह था कि कैसे हम टू फैक्टर थ्योरीज की बात करें। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, इन्होंने क्या किया था, 3 स्टेज बताए थे जिसमें इंटेलिजेंस, डिसीजन, चॉइस की बात हो रही थी, और दिस डिसीजन मेकिंग रैशनल एंड साइंटिफिक। अगर रिक्स की बात करें तो उन्होंने जो कहा क्या था कि अर्जेरियन एग्रीकल्चर सोसाइटी एंड इंडस्ट्री सोसाइटी की बात हो रही थी। अगर इसके बाद हम कह सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी जो थी वो कब थी, 1887 से लेकर 1926, इसमें पब्लिक एडमिन सेपरेट हुआ था। प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से 1937, जिसमें बेसिक्स प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही थी। एरा ऑफ चैलेंज की बात करें 1938 से 1947, जिसमें क्रिटिसिज्म न्यू चैलेंज की बात हो रही थी, आइडिया एमरजेंस हुए थे। उसमें क्राइसिस की बात करें 1948 से लेकर 1970, जिसमें इकोलॉजिकल सिस्टम अप्रोच की बात हुई थी। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी जो थी 1971 से ऑनवर्ड थी। उसके बाद गुल्ली की बात करें, इसमें 4 डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई थी, जिसमें पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस की बात हुई थी। ठीक, इसमें ये इनका कोटेशन ये था कि डिवीजन ऑफ वर्क जो थे, इंटीग्रेशन जो ब्रॉड जो थे वो स्ट्रैप कर रहे थे किसके साथ, मैन काइंड लिफ्ट इन प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन। उसके बाद 8 पॉइंट की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्ड की बात हो रही है, इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही थी, जिसमें चेंज ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्लाइंट ओरिएंटेड, सिटीजन पार्टिसिपेंट ओरिएंटेड, उसके बाद इनोवेशंस वर्क्स, और उसके बाद इफेक्टिव कोरिलेशन की बात हो रही है। उसके बाद रिग्स की बात करें, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक, सोशल, कम्युनिकेशन, सिंबल और पॉलिटिक्स की बात की थी। उसमें कहा था कि सेट्स अप्लाई बोथ सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद पोस्ट कॉर्प की बात करें, जिसमें उन्होंने कहा गया था, गुलविक ने कहा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजट, और ये समरी है। ठीक, तो ये ओवरव्यू है। तो आप ये देखें वुडरो विलियम्स जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया था, जिसमें सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही थी। उसके बाद फ्रैंक की बात करें, जो फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें क्लियर डिस्टिंक्शन किया था पॉलिटिक्स, सिविल स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूशन। और MP शर्मा जो थे फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें फाउंडेशन ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिन की बात हुई थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट्स वर्क की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं, वुडरो विलियम्सन, फ्रैंक्स की बात हो रही है, LD वाइट्स, MWF की बात हो रही है, मोरली की, गुलविक और विक्स, उसके बाद मोर्नी की, उसके बाद फ्रैंक्स, माइनरी की, उसके बाद अस्पोर्ट की, उसके बाद 1980 में जो थी जॉर्ज की। उसके बाद थर्ड फेज़ की बात करें तो उसमें फर्स्ट फेजेस की बात कर सकते हैं। फर्स्ट फेज में कौन सा 1987 से एस्टेब्लिश की उसकी वजह डिसिप्लिन, जिसमें वुडरो विलियम्सन, गोल्डवे, उसके वाइट की बात हो रही थी। सेकंड की बात करें 1926 से लेकर 1937, इसमें प्रिंसिपल एफिशिएंसी, जिसमें किसकी बात है, फ्योर गुरविक की बात हो रही थी। थर्ड फेज की बात करें 1937 से लेकर 47, जिसमें क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें बर्नार्ड, स्पेंस, साइमन और दाल की बात हो रही थी। अगर फोर्थ की बात करें 1947 से लेकर 1950, जिसमें पॉलिटिकल साइंस इंटीग्रेशन की बात हो रही थी, जिसमें कंपैरेटिव डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। उसके बाद फिफ्थ की बात करें 1970 से लेकर 1990 तक, जिसमें साइंटिफिक लॉजिकल अप्रोच, जिसमें हम कह सकते हैं मेंट्रो कॉन्फ्रेंस, उसके वर्ल्ड ऑफ मराइन्स की बात हो रही है। सिक्स की बात करें 1990 से लेकर प्रेजेंट तक, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेंड, जिसमें किसकी बात कर सकते हैं, बोस्टन माइड्रो ब्रोक कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्राम की। उसके बाद थ्योरीज की बात कर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साइंटिफिक थ्योरी, जिसमें फाउंडर कौन थे, FW टेलर से, जो फोकस कर रही थी मैनेजमेंट, टाइम्स, इमोशनल स्टडीज़। उसके बाद वर्कर सिलेक्शन की बुक्स की बात करें तो वर्क की बात करें, प्रिंसिपल मैनेजमेंट 1911 मैनेजमेंट, और की आइडिया यह था कि मेंटल रेवोल्यूशन, डिसीजन बेस्ड ऑन साइंस नॉट ओपिनियन। और क्रिटिसिज्म में ये कहा गया था हर्बर्ट स्पेंसर टू मच मैकेनिज्म थे, और उसके बाद कार्ल मैक्स जो ट्रेंड से वर्कर कोगिंसविल। उसके फिफ्थ की बात करें फॉर्मल जो बी पॉइंट था, उसमें फॉर्मल थ्योरीज की बात, जिसमें फाउंडर थे हेनरी फ्यूल की बात हो रही है, जिसमें जर्नल्स, इंडस्ट्री मैनेजमेंट की बात हो रही है। क्री प्रिंसिपल की बात करें तो उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क की बात की थी। अगर सी की बात करें ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जिसमें की फाउंडर कौन थे, अल्टन मोया थे, उन्होंने कहा गया था
ह्यूमन प्रॉब्लम्स और इंडस्ट्री सिविलाइजेशन 1933 की एक बुक थी। उसके बाद हार्वर्ड एक्सपेरिमेंट, उसमें फाइंडिंग ये किया गया था सोशल फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन फॉर्मल ग्रुप्स और मोटिवेट करना है कि प्रोडक्टिविटी। उसमें क्रिटिसिज्म ये कहता है अपर इम्प्रोवाइज होना चाहिए इन फॉर्मल ग्रुप्स। और उसके बाद अंडर प्ले इकोनॉमिक्स फैक्टर्स एंड फॉर्मल गोल्स। उसके बाद ब्यूरोक्रेट थ्योरीज की बात करें, फाउंडर कौन थे, मैक्स वेबर थे। उनका करेक्टरिस्टिक्स ये था कि इन पर्सनैलिटी हायरार्ची मेरिट बेस्ड प्रमोशन, फिक्स्ड सैलरी रूल्ड होना चाहिए। उसका बेस सिस्टम और क्रिटिसिज्म ये था कि रिजल्ट्स। और उसके बाद ये चीज़ थी कि कैसे मतलब उसके ऊपर डेवलपमेंट कंट्री रिस्क की बात हो रही है। अगर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था, मैकवीन की बात करें, ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट्स इन एट ऑल लेवल्स। उसके बाद डीवाल्डो की बात करें, आर्ट्स एंड साइंस मैनेजमेंट अप्लाइड स्टेट अफेयर्स। उसके बाद वुडरो विलियमसन की बात करें, सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। उसके बाद लुथर गुल्वी की बात करें, एग्जीक्यूटिव ब्रांच वेयर्स गवर्नमेंट इज डन। उसके बाद एम.ई. डिमो की बात करें, स्टडीज ऑफ पॉलिसी ऑफ एग्जीक्यूशन। और उसके बाद हम कर सकते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, कॉमन यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ एट लेवल्स। एल.डी. वाइट्स की बात है, एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। और एफ. विलियम्स की बात करें, ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच वाली। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें हायरार्ची जो थी वो क्लियर मतलब कर रही थी, सुपरवाइज कर रही थी। क्लियर प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड जो थी वो सब ऑर्डिनेट्स वन सुपीरियर को अवॉइड कन्फ्यूजन। उस स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो उसमें ये कहा कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स जो सुपरवाइज कर रहे थे, आइडिया नंबर्स फ्रॉम 6 to 20। और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन जो थी, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी बैलेंस नीड को, ठीक। उसके बाद की कंसेप्ट ऑफ फ्रॉम थिंकर्स, उसमें डाउनलोड सी स्टोन जो थे वो चीफ एग्जीक्यूशन जो मस्ट क्रिएट मोटिवेशनल इन्वायरमेंट अवॉइड्स मिस मैनेजमेंट्स। उसके बाद एल.डी. लिप्स थे। उसके बाद आर.एस. दरबार और मैक्स वेबर। उसके बाद हम बात कर सकते हैं ब्यूरोक्रेट कंसेप्ट की बात करते हैं। इसमें भी रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये शुड रिफ्लेक्ट किया था किसके साथ, पॉपुलर डाइवर्सिटी के साथ। उसके बाद कमेंटिव ब्यूरोक्रेसी जिसमें इंदिरा गांधी, ब्यूरोक्रेटिक अलायंस विद नेशनल ग्रोथ। न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी की बात करें, मोरोजाई देसाई जो थे। उसके बाद प्रिस्मेटिक ब्यूरोक्रेसी की बात करें, एफ.डब्ल्यू. रिक्स की बात हो रही है। अगर क्रिटिक की बात करें तो इसमें ये था कहते कि रिजिड होनी चाहिए। उसके बाद ये था कि ब्यूरोक्रेट इनफ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट नेशन रिक्स। उसके बाद अवर फोकस जो था वो रूल्स इग्नोरिंग सोशल डायनेमिक्स की बात करें। अगर नाइन्स की बात करें, लाइन एंड स्टाफ जो थे एजेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हम कह सकते हैं ओरिजिन कब हुआ था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लाइन्स इंटरेक्टिंग कमांड्स, एग्जीक्यूशंस। और उसके बाद स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स की बात हो रही थी। और उसके में ये कहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो क्या करे, डिसीजन मेकिंग फ्रॉम एडवाइजरी रोल्स एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। तो लाइन एजेंसी की बात कर सकते हैं। इसका फंक्शन ये था कि वाइट लाइन एजेंसी जो डायरेक्ट अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन कैसे डिसीजन मेकिंग करना। उसके बाद डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी ऑपरेशन, उसका प्लानिंग, उसके बाद मेंटेनिंग प्रोडक्शन जिसमें इंश्योर कर रहा था स्मूथ ऑपरेशन सर्विस डिलीवरी। उसके टाइप्स की बात कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है जिसमें इमरजेंसी यूनिट से फोकस कर रहा है, स्पेसिफिक वर्क की बात हो रही है जिसमें एग्जांपल जो थी 13 मेजर डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है। उसमें पब्लिक कोऑपरेशन की बात हो रही है। उसके बाद इंडिपेंडेंस की बात हो रही है जिसमें रेगुलेशन कमीशन की बात हो रही है। स्टाफ एजेंसी की बात करें, इसमें स्पेशलाइज एडवाइस जो थी वो प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स थी जिसमें ये कहा गया था कि नॉट डिसीजन मेकिंग पावर्स। उसके बाद एडवाइजरी फैसिलिटी थी जो इंप्रूव कर रही थी ऑपरेशन की। अगर टाइप्स की बात करें स्टाफ की तो इसमें जनरल स्टाफ था, टेक्निकल स्टाफ था, ऑक्सिलरी स्टाफ था, ठीक। अगर 10 पॉइंट्स की बात करें लीडरशिप एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो उसमें जो इंपॉर्टेंट व्यू थे लीडरशिप से जो थे, डोरनोर सीड स्टोन लीडरशिप से जिसमें क्रिएट इन्वायरमेंट्स की बात हो रही है, अवॉइड इंटरफेयरिंग्स। उसके बाद एक्ट इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद बी क्रस्ट, उसका अंडरस्टैंड एंड गाइड्स ऑर्गेनाइजिंग। अगर एल.पी. लिपसेट की बात करें, क्वालिटीज़ की एंड सक्सेसफुल की बात करें, उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रॉड माइंड सेट होना चाहिए, मेंटेनिंग जो थी वो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और सराउंड वन सेल्फ विद सपोर्टर पेपर्स फिर डेलीगेट होना चाहिए। उसके बाद आर.एस. जो थी वो दरबार क्रिएटिव लीडरशिप की बात है जिसमें कॉयरेज और की बात हो रही है, इमोशनल की कंटिन्यूसली और इनोवेटिव की बात करें। अगर मैक्स वेबर की बात करें तो उसमें क्रिस्मेटिक ट्रेडिशनल और लीगल ट्रेडिशनल की बात हो रही है। अगर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन मैनेजमेंट की बात करें, मस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स की बात हो रही है, हर्ट्सबर्ग्स मोटिवेशन की बात हो रही है। उसके बाद थ्योरी एक्स एंड वाइज की बात है, जो एक्स जो थे एम्प्लॉय लेजीनेस की बात है, वाई जो थे वो क्या थे, वो ठीक थे। अगर जेड की बात करें, उस ने कंबाइन किया था अमेरिकन इंडिविजुअल, जापानी कलेक्शंस, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट्स एंड कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद हम कह सकते हैं एडवांस मैनेजमेंट की बात करें, लिकट मैनेजमेंट। उसके बाद कह सकते हैं अर्गरीस लेवर्स। उसके बाद
वर्मोन्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरीज, इक्वेटेड थ्योरीज। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म की बात करें तो आप ये देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन NG गोपाल की बात हो रही है। उसके बाद AW कमेटी 1950 में, PH एप्पल बाइजू कमेटी 1952 1956, JP की बात हो रही 1957, K की देखें 1963, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म 1966, DS कोथोरी कमेटी 1976, MN वर्मा जो थी 1997 और PC जैन जो थे वो कब थी 1998 एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की बात। अगर फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करें, LD वाइट की फंक्शन थे, उन्होंने किया था पॉलिसी फॉर्मुलाइजेशन, ऑर्गेनाइज किया था क्रिएशन, पर्सनल मैनेजमेंट, कमांड एंड कंट्रोल्स। उसके बाद इन्वेस्ट किया था कि बजट्स और कोऑर्डिनेटिंग। उसके बाद लोथर की बात करें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्ट और बजट्स की। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाड्रो विलियमसन को कहा गया है, जो थे अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें फ्रैंक की बात हो रही है। उसके बाद जो इंडिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें MP शर्मा थे। और उसके बाद जो थे फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्ज जेंट की बात हो रही है। उसके बाद फादर ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं FW रिक्स की। और उसके बाद फादर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो किसको ड्राइड वाल्डो की बात हो रही है। उसके बाद करंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स एंड थ्योरी। उसके बाद अल्नोर स्ट्रॉम की बात करें 1933 से लेकर 2012 तक, इसमें जो थे की कंसेप्ट की बात करें इंस्टीट्यूशन एनालिसिस जो थी गवर्नेंस कॉमन्स। उसके बाद इनका मेजर वर्क की बात करें तो गवर्नेंस कॉमर्स 1990 में। और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था, डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट्स। और उसके बाद सेंट्रलाइज कंट्रोल मैनेजिंग शेयर। उसके बाद मार्क मूरी जो थे उनके बुक्स जो थी वो कब थी, क्रिएटिंग पब्लिक वैल्यू 1995 में। उसके बाद हर्बर्ट स्पाइंसर हमने ये पढ़ लिया 1960 से लेकर 2001 तक। उसके बाद जेम्स क्यूस विलियमसन 1931 से लेकर 2012 तक, इनकी जो बुक थे ब्यूरोक्रेसी पब्लिक मैनेजमेंट्स। उसके बाद फ्रीडरिक्स की बात करें 1970 से लेकर 2008। तो ये आप समरी देख सकते हैं। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल थ्योरी या फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तीनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आप अच्छे से क्लास देखें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।